हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इस हम अपने नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। डिटेक्टिव से पूछते हैं कि क्या मैं जुनसियो से एक बार मिल सकती हूँ, पर डिटेक्टिव मना कर देता है कि नहीं, हम नहीं मिलने दे सकते। तो वह कहती है कि आप ये बात भी याद रखें कि वो मेरे डैड को मारने से पहले हम सिबलिंग भी रह चुके हैं, तो मुझे मिलने का हक होना चाहिए। अब उसकी ये बात सुनकर वो जुनसियो से उसे मिलने दे देता है। उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तो वो उसे कहती है कि तुम जो चीज कर नहीं सकते हो वो करना क्यों चाहते हो। मुझे पता है कि तुम उसको मारना तो चाहते थे पर मार नहीं सकते थे, इसलिए मारा नहीं। तुम अगर हेजिटेट ना करते तो तुमने आज उन्हें मार लेना था। ये कहकर वहाँ से चली जाती है और वो सिर्फ आजिन को आवाजें देता रह जाता है। अब घर जाकर सबसे पहले अपनी चोट पर बैंडेज लगा लेती है और उसे सब याद आ रहा होता है कि किस तरह चू जियोंग उसको हमेशा बैंडेज लगे देखकर पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है, और अभी भी उसे यकीन था कि उसे पूछा जाएगा। जैसे ही वो नेक्स्ट काम के लिए जाती है तो उससे सच में पूछा जाता है, पर फिर से वो उससे झूठ बोल देती है कि मैं सीढ़ियों से गिर गई थी। तो वो उसको देखकर कहने लगता है कि क्या सच में तुम सीढ़ियों से गिरी थी, मुझे ये सीढ़ियों से गिरने वाली चोट नहीं लग रही। अब ये मासूम सा फेस बनाकर बताती है कि कुछ स्ट्राइकर्स पीछे मेरे पड़ गए हैं जिसकी वजह से मुझे चोटें लग जाती, उनसे खुद को बचाते बचाते। अब मुझे नहीं पता कि वो मुझे कब मार के चला जाए या क्या मेरे साथ हो जाए। ये सब बातें चू जियोंग को बहुत ही ज्यादा परेशान कर रही होती हैं। यहाँ तक कि चू जियोंग उसे ये भी बोल देता है कि अब से मैं तुम्हें घर छोड़ने के लिए जाया करूंगा, पर वो मना करती है कि नहीं, आपको मेरे लिए इतनी जहमत उठाने की जरूरत नहीं है। पर वो कहता है कि नहीं, मैं ही तुम्हें छोड़ने के लिए जाऊंगा। ये कहकर उसको अपनी कार से छोड़ने के लिए जा रहा होता है। अब ये बातों बातों में उससे पूछ रही होती है कि अगर आप कुछ किसी के लिए कर दो तो क्या आपको रिग्रेट फील होता है। तो वह कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि अगर मैं किसी की वजह से हर्ट भी हुआ तो वो मेरे ही काम का नतीजा होगा। अब उसकी बातों को सुनकर सोचने लगती है कि तुम्हारी तरह ही एक अडल्ट मुझे चाहिए था जिसकी मुझे अभी इस टाइम बहुत जरूरत है। वो तो ऊपर आकर इसका घर भी देख कर जाता है, पर इसके घर को देखते हुए कहने लगता है कि क्या तुम यहाँ पर अकेली रहती हो। तो वो बताती है कि हाँ, मैं अकेली रहती हूँ, पर ये जगह उसे बिल्कुल भी सेफ नहीं लग रही होती क्योंकि ये बिल्कुल आसपास से खुली थी। तो कहने लगता है कि फिर तो यहाँ पर कोई भी तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। तो कहने लगती है कि थैंक्स, आप मेरी इतनी फिक्र कर रहे हैं, पर मैं यहाँ पर रह लूंगी, कोई बात नहीं। ये कहकर जैसे चाहती है तो एक बॉक्स पड़ा देखकर उसे ओपन करते है। उसमें अंदर एक मरा हुआ चूहा होता है जिसे देखकर डर जाती है। तो ये भी फौरन से आकर देखता है कि इसके अंदर क्या है। तो उसके साथ एक नोट भी होता है कि अभी तो ये है, पर इसके बाद तुम्हारा नाम है, नेक्स्ट टारगेट तुम मेरी होने वाली हो। अब ऐसे वहाँ पर वही स्ट्राइकर भी होता है जो वहाँ से भागने लगता है। तो ये उसे देखते फौरन से उसके पीछे लग जाता है। वो तो उसके पीछे लग ही गया था, पर यहाँ पर आज इनको उसके रखे गए माउस से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो तो डरती भी नहीं थी, यहाँ पर तो उसने सिर्फ डरने का नाटक किया था। और ये तो बड़े मजे से ऊपर खड़े होकर सब कुछ देख रहे होते हैं कि वो किस तरह इसके हाथों से बचकर भाग गया है। और जब वो ऊपर इतनी सीढ़ियाँ चढ़ के वापस आता तो इसे बाहर देखकर पूछा लगता है कि अभी तक तुम बाहर क्यों, मैंने तुम्हें बोला था ना कि अंदर जाकर खुद को बंद कर लो। तो वो कहने लगती है कि मुझे आपकी फिक्र हो रही थी तो मैं कैसे खुद को अंदर बंद कर लेती। उसे कहती है कि कोई बात नहीं, अगर आपने नहीं भी उसे पकड़ा अब घर चले जाओ। तो कहता है कि नहीं, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है, तुम यहाँ पर कैसे रहोगी, तुम भी मेरे साथ चलो। तो उसे कहती है कि मैंने पहले से ही अपनी फ्रेंड को कॉल कर ली थी, तो आप बेफिक्र होकर घर जा सकते हो, मेरी फिक्र मत करें। अब वो उसकी बात सुनकर रिलैक्स होकर घर जाने लगता है, पर घर जाने से पहले कार की डिक्की ओपन करके उसमें से अपने रखे हुए बेसबॉल को देखने लगता है। इधर आजिन जो हैंड वॉश करके जैसे मोबाइल पकड़ती है तो उस पर चू जियोंग का मैसेज आया होता है कि मैंने अपना बेड तुम्हारे डोर के बाहर छोड़ दिया है, खुद को बचा लेना अगर पॉसिबल हो तो। अब ऐसे आजिन कन्वीनियंस स्टोर में दिखाई जाते और उसका जो कलीग होता है वो उसको कन्वीनियंस स्टोर में देखकर रुक जाता है, पर उसके पीछे उसी वाले स्ट्राइकर को देखकर उसे थोड़ा अजीब लग रहा होता है। वो अपने दोस्तों के साथ भी नहीं जा रहा होता बल्कि बस उसे देखे जा रहा था। उसके दोस्त कह रहे होते हैं कि हमारे साथ चलो ना, और धक्के से उसको अपने साथ ले ही जाते हैं। अब ये घर आते ही घर पे आकर सब चीजें फैला देते हैं, यहाँ तक कि अपना मिरर भी तोड़ देती है। सब कुछ अपने ऐसे फैला कर रख देती है जैसे वहाँ पर कुछ हुआ हो, और साथ में अपने डैड को मैसेज कर देती है कि आप 8 बजे मुझसे पैसे लेने के लिए आ जाना। ये देखते ही उसके डैड तो खुश हो जाते हैं, और जैसे वो कैफे पे आती है तो वहाँ पर उसे बताया जाता है कि तुमसे कोई मिलने के लिए आई हुई है। ये थोड़ी शौक होती है कि मुझसे मिलने के लिए कौन आ सकती है, और फिर बैठी हुई पर्सन कोई और नहीं होती बल्कि इंटरटेनमेंट कंपनी की सीईओ होती है, जो फिर से एक्ट्रेस का प्रपोजल इसके लिए लेकर आती है। पर अभी भी वो उसे मना कर देती है कि मैं नहीं कर सकती। तो वह कहती है कि क्या तुमने हमारे बारे में सोचा नहीं था जब हम तुम्हारे पास पहले भी अपना ये प्रपोजल लेकर आए थे। तो वह कहती है कि मैं तो आपके बारे में सोचती रही थी पर अभी नहीं कर सकती क्योंकि मुझे कुछ फैमिली इश्यूज है। तो वह कहती है कि आप हमें बता सकती हो कि क्या फैमिली इशू है। तो कहती है कि नहीं, मैं बता नहीं सकती, पर कुछ टाइम में वो सॉल्व हो जाएंगे तो फिर मैं आपके बारे में सोचूंगी। तो वो इस बात पर चुप करके वहाँ से चली जाती है कि तुम्हारा जब दिल हो हमें बता देना। सब उसके लिए खुश हो रहे होते हैं कि तुम एक एक्ट्रेस बन जाओगी, तुम्हारा क्या ऑटोग्राफ ले ले। पर वो कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, मैंने उन्हें मना कर दिया है। ये कहने लगता है कि चलो जुनसो की गर्लफ्रेंड तो फिर सुपरस्टार बनने वाली है, उसे तो तुम्हारा ध्यान रखना चाहिए। तो वो उसकी बात से कहती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं उसकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। ये कहकर वहाँ से अपना काम करने के लिए चली जाती है। चू जियोंग जब इसके पास आता है तो ये उसे बताने लगती है कि मैं भी बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी, इसलिए अपनी फ्रेंड के घर रुकने के लिए चली गई थी। पर जब मैं सुबह में वापस आई तो मैंने घर की हालत देखी जो बिल्कुल बिखरी हुई थी। मुझे लगता है कि वो रात में भी मेरे घर पर आया था। उसकी ये बात सुनकर वो उसे पूछने लगता है कि क्या जुनसियो को इस बात का पता है। तो वो बताते है कि नहीं, जुनसियो किसी काम की वजह से यहाँ से गया हुआ है और मैं उसको ये बात बताकर परेशान नहीं करना चाहती थी। तो वो उसे कहता है कि आज रात तुम कहाँ पर रुकोगी। तो वह कहती है कि अपने घर पर ही रुकूंगी, पर वो उसके लिए परेशान हो रहा होता है, इसलिए कहता है कि तुम मेरे स्टूडियो चली जाना और मैं अपने पेरेंट्स के घर पर चला जाऊंगा। तो वह कहती है कि आपकी तो मीटिंग होने वाली थी ना,
ना, तो आप वो मीटिंग कहाँ करोगे? तो वो कहते हैं कि मैं अपने स्टूडियो में पहले मीटिंग कर लूंगा और फिर अपने पेरेंट्स के घर पर चला जाऊंगा। वो इस चीज के लिए उसे बहुत थैंक्स कह रही होती है, पर बार बार मना भी कर रही थी कि प्लीज ऐसा मत करें, आप मेरे लिए खुद को ना परेशान करें, पर वो उसकी एक भी नहीं सुनता। अब वैसे ही जाने के टाइम तक बारिश स्टार्ट हो जाती है। इसी बारिश के चलते हुए एक एम्प्लॉय जो वो उसको बताने लगता है कि कल मैंने ट्रकर को खुद अपनी आंखों से आज इनका पीछे करते हुए देखा था। ये सुनकर वो पूछे लगता है कि कहाँ पर देखा था, तो वो बताते हैं कि कन्वीनियंस स्टोर में। ये बात अंदर से आजिन भी सुन रही होती है और वैसे अपने हाथ पर कुछ लगवा लेते और जैसे चीख मारती है तो ये दोनों भागकर उसके पास अंदर जाते हैं, जहाँ पर गलती से उसने हाथ पर अपने नाइफ मार ली थी। अब चुई जियोंग तो वहाँ से चला जाता है, पीछे से वही लड़का रह जाता है जिसके बारे में अभी कुछ और पता था। इससे पहले वो उसे याद करवाती है कि तुमने तो मेमोरियल सर्विस पर नहीं जाना था, वहाँ पर जाओ ना। वैसे उसे याद आता है तो वो वहाँ के लिए निकल जाता है, जबकि आज इनके डैड दिखाए जाते हैं जो उसके घर पर आते हैं और हर चीज बिखरी हुई देखकर थोड़ा अजीब तो उसे लगता है, पर फिर भी देखने लगता है कि वो आखिर पैसे कहाँ पर रख कर गई होगी। जबकि इधर आजिन दिखाई जाती है जिसको चुई जियोंग टैक्सी पे बिठा देता है कि तुम मेरे स्टूडियो पर जाओ, और वो भी थैंक्स कहते हुए स्टूडियो की तरफ जाने लगती है। पर आगे जाकर टैक्सी वाले को सब बोल देती है कि मुझे इस तरफ जाना है और इसका भी मैसेज करके कहती है कि मेरा कुछ सामान रह गया इसलिए मैं घर जा रही हूँ। अब ये देखने के बाद तो इससे आजिन पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि उसे परेशानी होती है उसकी। जबकि इधर आजिन दिखाई जाती है जो घर पहुँचती है तो उसके पहले ही उसके डैड आकर बैठे हुए थे और पूछे लगते हैं कि तुमने मुझे 8 बजे को आने को बोला था, तो इस टाइम क्यों आई? मैं क्या तुम्हारे लिए यहाँ पर वेट करने के लिए बैठा हुआ हूँ? तो ये अपने डैड की तरफ आते हुए कहती है कि मैंने भी इस टाइम का बहुत वेट किया, मैं आपको पैसे देती हूँ। ये कहते हुए अपने बैग से एक कैप निकाल कर उन्हें देने लगती है और कहती है कि अगर आप इसे पहन लेते हैं तो फिर मैं आपको पैसे दे दूंगी। तो वो उसे कहने लगता है कि तुम मुझे डैड कह रही हो? सीरियसली? उन्हें तो जैसे अपने कानों पर यकीन ही नहीं आ रहा था इसका डैड कहना, पर जिस तरह वो अपने डैड से बार बार कह रही होती है कि प्लीज मेरी विश पूरी कर देना। बच्चे अपने मॉम डैड को इसी तरह चीजें देते हैं और वो उनकी चीजों को खुशी से एक्सेप्ट करते हैं। अब उसकी ये बात सुनकर वो उसकी कैप को पकड़ तो लेता है पर पहन नहीं रहा होता, तो ये जल्दी से पकड़ कर खुद उन्हें कैप पहना देती है और देखते हुए कहने लगती है कि डैड आप तो बहुत प्यारे लग रहे हैं। ये कहते हुए उन्हें हक भी कर लेती है, तो ये भी अपनी बेटी को प्यार करने लगता है और स्माइल भी कर रहा था क्योंकि उन्हें ये सब कुछ काफी अच्छा लग रहा होता है। अब ऐसी वो कहती है कि चले मैं आपको आपके पैसे देती हूँ। ये कहकर बैग लेकर उनके सामने कर देती है। वो तो खुश हो जाते हैं कि इतना बड़ा पैसों वाला बैग होगा, पर बैग ओपन करने पर पता लगता है कि उसके अंदर तो सिर्फ पेपर्स ही पेपर्स होते हैं, जिन्हें देखकर तो उसके डैड को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। ये तो इन पेपर्स को देखकर हंस ही रहा होता है, वो भी पागलों की तरह अपने डैड के साथ हंस रही होती है। ये अपने डैड के बिल्कुल पास आकर क्लोज में आकर कहती है कि आपको क्या लगता है कि आप मुझसे पैसे लेकर चले जाएंगे और मैं आपको इतना इजीली पैसे दे दूंगी? ये कहते हुए उसको पकड़ लेते और कहने लगते हैं कि असल में तो मुझे आज आपकी जरूरत थी इसलिए तो मैंने आपको यहाँ पर बुलाया था। अब ये फुल गुस्से में उसके बालों से उसे पकड़ लेता है और ये भी मौका मिलते ही मोबाइल पर चुई जियोंग को कॉल कर देती है और मोबाइल साइड में कैबिनेट में फेंक देती है। जैसे उसको कॉल रिसीव होती है तो ये कॉल को अटेंड करता है और आवाजें दे रहा होता है, पर आगे से कोई भी आवाज नहीं आ रही होती बल्कि बस चीखने और चिल्लाने की आ रही होती है। अब इसे फौरन से यही होता है कि मुझे उसके घर की तरफ जाना चाहिए। जबकि इधर जुनसियो दिखाया जाता है जो बार बार उसे कॉल कर रहा होता है पुलिस स्टेशन से निकलने के बाद, पर वो आगे से कोई कॉल नहीं पिक कर रही होती। इसे परेशानी हो रही होती है कि आखिर वो कहाँ है। दूसरी तरफ चुई जियोंग भी जाते जाते भी उसे कॉल्स पे कॉल कर रहा होता है, पर वो कोई कॉल नहीं पिक कर रही होती। वो यहाँ पर अपनी डैड से मार खा रही होती है और खुद को जिंदा रखने की कोशिश कर रही थी, पर उसके डैड जब इसे अच्छा खासा मारने के बाद जाने लगते हैं तो फिर से उन्हें रोक लेती है क्योंकि उसे पता था कि कैफे से यहाँ तक आने में 10 मिनट लग जाएंगे और वो यही टाइम डैड का यहाँ पर गुजारना चाहती थी कि किसी न किसी तरह 10 मिनट गुजर जाए। जब वो अपने डैड को रोक रही होती तो उसके डैड उसे फिर से मारने लग जाते हैं, पर इसी मार में वो किसी तरह बचकर स्विच के पास जाते और लाइट भी स्विच को खींचने की वजह से ऑफ हो जाती है, जिससे अब यही लगेगा कि ये वही स्ट्राइकर है। अब इसके डैड इसको मारने के बाद इसके फेस को टच करके देख रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि तुम बिल्कुल लुक्स के वाइस मुझ पर गई हो। और इतने टाइम में चुई जियोंग भी वहाँ पर पहुंच जाता और जैसे इस पर्सन को देखता और इसकी कैप देखता तो फौरन से इसको उसी बैट के साथ मारने लग जाता जो बैट वो इसके लिए यहाँ पर छोड़ कर गया था। तो जैसे ही दूर गिरता है तो ये जल्दी से आज इनको देखने लग जाता है कि तुम ठीक तो हो, पर जैसे वो पीछे से उठकर उसे सीजर मारने वाला होता है वैसे ही ये बैट से उसको इतना जोर का मारता है कि वो नीचे गिर जाता और उसके सर से खून निकलने लगता है, जिसके बाद वो वहाँ से भाग गया था। उसके जाते ही बाहर आकर पुलिस को कॉल कर देती है और अपने घर का पूरा एड्रेस भी बता दिया था। ऐसे दिखा रही होती है कि उसके साथ बहुत बुरा हुआ, पर बहुत ही ज्यादा खुश होती है और हंस रही होती है बस बारिश में खड़े होकर। अब इसके डैड जो अभी तक जिंदा होते हैं ये चीजें से फील हो चुकी थी, इसलिए पहले तो उठती है सीजर लेती और इनके सर से वही वाली कैप उतार कर उसके टुकड़े टुकड़े करके फ्लश कर देती है। अब सीन पर पुलिस पहुंच चुकी थी, वहाँ पर हर एक चीज की पिक्स बनाई जा रही होती है, हर चीज को कलेक्ट किया जा रहा होता है और ये जो बाहर आकर कार में ही बैठ गया था काफी सहम जाता है क्योंकि आखिर उसने किसी पर्सन का कत्ल कर दिया था, उसके सर से ब्लड आ रहा था। इसी वजह से पुलिस इसको भी कार से लेकर इन्वेस्टिगेशन के लिए ले जाती है, जहाँ पर इससे रूम में पूछा जाता है कि तुमने ऐसा क्यों किया और वो बेसबॉल तुम्हारा ही था ना, तो वह कहता है कि हाँ मेरा ही था, पर मैंने तो ये उसके लिए रखा था। पर उसे ये भी बताया जाता है कि ये कोई स्ट्राइकर नहीं था बल्कि उसका डैड था, तुमने उसके डैड को मार दिया। तो वह कहता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये स्ट्राइकर ही था, मैंने इसको कैप पहने भी देखा था। अब कैप को सुनकर वो जल्दी से एविडेंस वगैरह को देखने लग जाता है, जहाँ पर कोई भी कैप का निशान या कुछ भी नहीं होता। तो वो बताता है कि वहाँ पर तो कोई कैप ही नहीं थी, तो वह बताता है कि नहीं वही स्ट्राइकर वाली कैप थी,
मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था, इसलिए तो मैंने उसे स्टाकर समझ कर मारा। अब उसे वो टाइम याद आता है जब वो वहाँ से मारने के बाद जाने वाला था कि मुझे कॉल करनी चाहिए, एम्बुलेंस को बुलाना चाहिए, इसके सर से खून निकल रहा है चाहे जो भी हो, पर ये इस तरह मरना नहीं चाहिए। बट अर्जुन उसे नहीं जाने दे रही होती, बल्कि उसे रोक लेती और कहती है कि प्लीज मत जाना, बल्कि यहाँ से भाग जाओ। तो वो भी वहाँ से भाग जाता है बस इसकी बात मानकर, पर उसे नहीं पता था कि वो इसकी वजह से बहुत बुरे तरीके से फंस जाएगा। अब सारा कत्ल का इल्जाम इसी के ऊपर आ रहा होता है, पर इसने बताया था कि उसने एक ही हिट किया है, बट जो मरने वाले इंसान के ऊपर हिट्स हुई थी वो एक नहीं हुई थी बल्कि बहुत ज्यादा हुई थी। ये बहुत ही ज्यादा रो रहा होता और इधर इसका भी बयान लिया जा रहा होता है कि तुम भी बताओ कि तुमने क्या देखा। तो वो बताती है कि मैंने उसको हेल्प के लिए कॉल करके बुलाया था। तो वो कहते हैं कि तुम तो घर पहले पहुंची थी और तुमने कॉल बाद में की थी। तो वो बताती है कि जब मेरे डैड मुझे मार रहे थे तो मैं बेहोश हो गई थी और जैसे ही मुझे होश आया तो मैंने इसे कॉल की। अब वो उसी बातें कर रहा होता है तभी उसे एक कॉल आती है जो एजेंसी की तरफ से होती है। अब वो एजेंसी वाले पर्सन का जब नेम सुनती है तो उसे याद आता है कि ये तो वही नेम है जो चुईजियोंग के लिए आया था कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने के लिए, मतलब वो उसको बचा सकता है। इसी वजह से वो उनके बाहर जाते ही अपनी ट्रिप वगैरह उतार देती और उतार कर डोर के पास जाकर उनकी बातों को सुनने लगती है, यहाँ तक कि रिकॉर्ड भी करने लगती है, जिससे पता लगता है कि वो लोग सारा इल्जाम इसी पर डालना चाहते थे और चुईजियोंग को जल्दी से जल्दी जेल से निकलवाना चाहते थे। और इसी के साथ ही हमारा ये पार्ट भी यहीं पर एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।